अस्सलाम वालेकुम जी। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज जो दिन है ना, एक तरह से सानिया पाकिस्तान है। कराची जल रहा है तो पूरा पाकिस्तान जल रहा है। वो शहर जो कि 68% जो है रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान का, आज बेयारो मददगार नज़र आ रहा है। कहाँ गई हुकूमत? कहाँ है हुकूमत वक्त? कहाँ है हुकूमत सिंध, जिसका कोई नुमाइंदा जो है सामने नहीं आया। बहुत से टिकट्स चल रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि हम अजाला भरेंगे, हम उन तमाम फैमिलीज़ के पास जाएंगे जिन फैमिलीज़ के प्यारे जल गए हैं, जिन फैमिलीज़ की दुकानें जल गई हैं, जिन फैमिलीज़ की ख्वाहिशें जल गई हैं, जिन फैमिलीज़ की ख्वाब जल गए हैं। तो आपने देखा कि हफ्ते की सुबह 10:30 बजे जो गुल प्लाजा, कराची का सबसे मशहूर मारूफ प्लाजा, जहाँ से पूरे पाकिस्तान को जो है उन सामान मुहैया किया जाता है, पूरे पाकिस्तान की होलसेल सामान दिया जाता है और इज़ अ बिजनेस हब। तो वो पूरा प्लाजा जो है 10:30 बजे जहाँ आग लगी है, कहा यह जाता था वो प्लाजा में 32 जो थे एग्जिट पॉइंट्स थे, और मगर एक भी पॉइंट की तरफ जो है वहाँ से लोगों को नहीं निकाला जा सका, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग थी। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड्स या सर्विसेज वहाँ मुहैया की गई, उनके पास पानी का प्रेशर ही नहीं था। 4-4 टैंकर्स आते थे, पानी डालते थे और प्रेशर के बगैर जो था वो आग बुझाने का काम हो रहा था। तो ये सवाल बहुत कड़ा है। ये सवाल उस हुकूमत से है कि जहाँ बच्चा जो है वो गटर में गिर जाता है और उस माँ बाप का दिल जो है वो वही होता है कि हमारा बच्चा जो है वहाँ से निकाल लिया जाए। माँ की आए हैं तो उस सड़कों के ऊपर जहाँ गटर खुले हुए हैं, और तो वो पूरा प्लाजा जहाँ 1200 से ज़ायद दुकानें थीं, जहाँ 7,000 से 15,000 अफराद जो थे दिन में काम करते थे, जहाँ अरबों रुपए का कारोबार रोज होता था, वहाँ जिंदा जल गए लोग। ना सिर्फ वो जले हैं बल्कि उस घरों में भूख अफलास का वो शिकार हुए हैं। रमजान सर पे था, अरबों रुपए का सामान गोदामों में था, और उसके साथ साथ कहते हैं ना कि सबसे जो एक टारगेट बरादरी हुई है, मेमन बरादरी, जो पाकिस्तान के बिजनेस कंट्रीब्यूशन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। 90% दुकानें वहां मेमन बरादरी की थी। तो वो बरादरी आज सड़कों पे खड़ी हुई है। पूछे क्या हम टैक्स नहीं देते थे? क्या इस मुल्क की शहरियत नहीं रखते हम लोग? इस शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े लोग जो कि हमेशा टेलीविजन पे आके आते हैं, ओन करने की कोशिश करते हैं, कहाँ है वो? किसी ने पूछा है कि एक औरत जो अंदर सामान खरीदने गई थी वो कहाँ है? बच्चे जो थे वो साथ थे, वो कहाँ हैं? जो बूढ़े बुजुर्ग वहां काम कर रहे थे वो कहाँ हैं? अब क्या उनकी डिमांड है कि कम से कम हमें लोगों से, तो हम अब हमारी उम्मीदें टूट गई हैं कि वो वापस आएंगे, कम से कम उनकी लाशें हमें दे दें। तो ये एक हकीकत है और इस हकीकत को हम सब ने फेस करना है। ये एक शहर का सानिया नहीं है, ये पूरे मुल्क का सानिया है। आज पूरा मुल्क जो है वो खड़ा है उनके साथ, ज़ारो कतार रो रहा है। और आज जिस तरह मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वाकई कल रात से मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं कि पहले मैं समझ रही थी कि शायद जो है लोग बच जाएंगे, शायद आग पर काबू पा लिया जाएगा, मगर अब तो पूरा का पूरा प्लाजा मुनहदम हो गया हुआ है। तो अब जो मलबा उठाने का जो काम शुरू हो गया है, जो शुरू होने वाला है, तो वो मलबा खुदा आप लोगों से दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि उस मलबे को इस तरह ना उठाइएगा कि लाशें जो हैं वो कहते ना कि टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कम से कम उनके प्यारों को उनकी लाशें दे दी जाएं। मिसिंग अफराद की तादाद के बारे में हम पता लगा रहे हैं, जितने ख़ानदान अफेक्ट हुए हैं उनकी तादाद के बारे में भी हम पता लगाएंगे। और नियो की टीम, हमारा चैनल, हमारे एक एक शख्स आप लोगों के साथ है और इस दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और वो शहर जो इकॉनमी बूस्ट करता है, वो शहर जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है, वो शहर जिसके ऊपर हमारी आंखें लगी होती हैं, वो शहर आज जल रहा है। और हम चाहते हैं कि हम उनके साथ जो हैं, हमारी कंडोलेंसेस
उनके साथ है। और हमारे नुमाइंदे जो हैं कराची से जो है आज हमें अपडेट करेंगे, बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त के किसी नुमाइंदे से भी हम बात करें और पूछें जी कि कराची में जो है पूरी पूरी बिल्डिंग्स मुनहदम हो जाती हैं। कहा यह जाता है कि पुरानी थी, लोग जो हैं बेयारो मददगार खुले आसमान तले जो हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसके ऊपर कहा जाता है कमेटी बनेगी, काम होगा, मगर अगली बार देखा जाता है तो पूरी पूरी बिल्डिंग्स को आग लग जाती है। तो क्या जब ये बिल्डिंग्स हैं, इतने पुराने पुराने लोग यहाँ, पुराने पुराने ख़ानदान यहाँ काम कर रहे हैं, लेगेसी लेके चल रहे हैं, तो क्या बिल्डिंग्स को ये कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि देख सके कि इसमें प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट की जगह है या इसमें जो है प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं? ये कहा जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग में एक फायर एक्सटिंग्विशर था, तो इतनी बड़ी जो आग भड़की है उस पर एक फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ी काम करेगा। और लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। ये तो कहते हैं ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कुछ चीज़ों के ऊपर इंश्योर किया जाए। जो लोग टैक्स देते हैं तो वो ये हक रखते हैं कि उनकी मालो जान की हिफाजत हो, तो क्यों नहीं की गई उनकी मालो जान की हिफाजत? ये सवाल कितना कड़ा सवाल है, कितना इम्पोर्टेंट सवाल है आज कि क्या वो बीइंग पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, क्या वो ये सवाल नहीं पूछ सकते कि? और उसके साथ साथ और जो ख़ानदान वहाँ बाहर खड़े हुए हैं जिनके प्यारे जो है वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग करने की एवज से गए थे, किसी की शादी की जहेज़ की शॉपिंग थी, किसी की रमज़ान के हवाले से शॉपिंग थी, कोई बच्चों के गर्म कपड़े लेने वहाँ गया था, कोई घर का सामान ख़रीद रहा था, कोई घर की किचन की ज़रूरत अशिया वहाँ से ख़रीद रहा था। तो उसी जगह जो है वो जल कर राख हो गए, जल कर राख हो गए। और एक आखिरी जो टेलीफोन कॉल की गई है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है, उस फ़ोन कॉल के साथ साथ बाकी इंसानों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे कहा मुझे माफ़ कर दें अगर मेरी गलती है कोई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे चारों तरफ से आग ने जो है वो कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज सोचा कि व्यूज़ को बताऊं। ज़ाहिर है वो लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं, मगर हम लोग सब यकजह का I'm so sorry, मुझसे नहीं इस वक्त हो रहा, मैं बिल्कुल नहीं बात कर पा रही। मैं वाकई जिस तरह अभी बात कर पा रही हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, मगर हम लोग यूनाइटेड हैं सारे, हम लोग यूनिटी के साथ जो है आज खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जिनके प्यारे गए हैं हम उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक है। और ये सिर्फ कराची नहीं जल रहा, ये पूरा पाकिस्तान जल रहा है। और हमारे नुमाइंदे जो हैं इस वक्त ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ मलबा बहुत ज़्यादा है, वहाँ जो धुएं की हरारत है वो बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त वहाँ से हमें रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम उनसे कनेक्ट करते हैं हम आपको बताएंगे। हमारे नुमाइंदा कराची न्यूज़ हमारे साथ उबैद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उबैद। वालेकुम सलाम। उबैद, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है, मैं आपको बता नहीं सकती जिस तरह मैं आज प्रोग्राम कर रही हूँ। कराची जल रहा है, लोग जो है इस वक्त अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी लाशों की तलाश कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त? कितने लोग मिसिंग हैं? कितने अफरादों की लाशें जो है आ चुकी हैं? जी इस वक्त मैं गुल प्लाजा पे मौजूद हूँ। हफ्ते के रोज़ जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था, इसमें रेस्क्यू काम का कहना है कि अब तक 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि DIG साउथ के मुताबिक उन्होंने जो फिगर दी है वो 14 अफराद की दी है। लेकिन रेस्क्यू काम का ये कहना है कि 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी थी और आज सुबह 5 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, जिनमें से कुछ आज़ा भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अब तक की जो तादाद बताई जा रही है वो 14 बताई जा रही है। अब तक 63 लोगों के मिसिंग होने की इतलात हैं, जिनमें से 26 लोगों की जो लोकेशन है जो पुलिस ने मोबाइल फ़ोन की मदद से हासिल की है वो गुल प्लाजा की शो हो रही है। इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। ताहम गुल प्लाजा का जो हिस्सा इस वक्त मुनहज़म नहीं हुआ है वो काफ़ी मखदूश हालत में है। यही वजह है कि फायर फाइटर्स को अंदर जाने में दुश्वारी है, क्योंकि बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं गुल प्लाजा पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त भी स्नार्कल की मदद से कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड और रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
हैं। गुल प्लाजा इस वक्त मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो चुका है। रुपए मालियत का यहाँ पर सामान था। शहर को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू फराहम करने वाला ये इलाका है, जहां पर इस तरह के मुतअद्दिद शॉपिंग मॉल हैं जो कि शहर को, और न सिर्फ शहर को बल्कि सूबे को और मुल्क को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि जब आग लगी तो इब्तदाई तौर पर मामूली आग समझकर उसको फौरी तौर पर काबू नहीं पाया गया, और देखते ही देखते ये पूरी इमारत गुल प्लाजा जो कि एक कदीम इमारत है वो जलकर खाकस्तर हो गई। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो अवामिल हैं उनको भी देखना चाहिए। शहर में ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ, शहर में बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा में भी आग लग चुकी है। और मामला यही होता है कि जो सिविल इंजीनियरिंग के जो मामलात होते हैं, जो फायर एग्जिट के रास्ते होते हैं, आग बुझाने के आलात का मामला होता है, वो शहर के किसी भी इमारत में मौजूद नहीं है। पार्किंग किसी भी शहर के उसमें मौजूद नहीं है। गुल प्लाजा तंग गलियों की वजह से यहाँ पर फायर फाइटर्स को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मेन शाहरा पर ट्रैफिक, पथारे और जो जा बजा। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ, काफी वीडियोस भी हमने भी सोशल मीडिया पे देखी है, मगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। ये कहा जा रहा है जो फायर फाइटर्स जो आए थे उनके पास ना प्रॉपर बूट्स थे, ना उनके पास प्रेशर थे, ना उनके पास सिलेंडर्स थे। क्या ऐसी बात है? ना हेलमेट्स थे? देखें, ऐसा ही सूरत हाल तो नहीं है। केएमसी और रेस्क्यू 1112 वो अपने तमाम तर इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर आते हैं, और तमाम इस आग बुझाने के अमल में एक फायर फाइटर शहीद भी हुआ। उसकी वजह यही थी कि स्नार्कल की जो सीढ़ियाँ लगाई गई थी वो गिर गई थी, और इमारत भी मुनज़्ज़म होने की वजह से सूरत हाल हुई। बात यह है कि जो बूट्स नहीं हैं और दीगर चीज़ें नहीं हैं वो कहना तो दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन जो क्विक रिस्पॉन्स का मामला होता है, जो मेगा सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी के हवाले से जो एसओपीज होती हैं वो कभी भी नहीं रही। यहाँ पर फायर टेंडर खाली होते रहे, पानी भरवाने के लिए वो जाते रहे, आते रहे। इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से आग पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किल का सामना रहा। गुंजान आबाद इलाका है, जा बजा यहाँ पर प्लाजा, शॉपिंग सेंटर, दफातर और मुतअद्दिद रहायशी इमारतें मौजूद हैं। शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका, और ऐसे मसरूफ़ तरीन इलाके में क्विक रिस्पॉन्स करने के हवाले से और फौरी तौर पर आग पर काबू पाने या लोगों को कम अज़ कम वहाँ से रेस्क्यू करने के हवाले से कोताही देखने में ये आई है। यही वजह है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जब यहाँ पर पहुँचे थे तो शहरियों की जानिब से, इलाका मक्कीनों की जानिब से काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया था। रेस्क्यू 1112 की टीमें इस वक्त भी मौजूद हैं। जिन मलबों पर आग मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी है और मलबा गिर चुका है, वहाँ पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी जो बात हुई, उनका ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो अफराद ताहाल मिसिंग हैं और मलबे के नीचे दबे होने की इतलात हैं, उनको वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है और वहाँ से उनको निकालने के लिए। मुझे बताएगा कि गुल प्लाजा की इमारत का कितना हिस्सा जो है मुनहदम हो गया है? जी, अगर आप देख सकें, मेरे पीछे ही इस वक्त गुल प्लाजा मौजूद है। गुल प्लाजा का सिर्फ फ्रंट का जो ये हिस्सा है ये मौजूद है। इसका बैक वाला हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है, और उसके साइड वाला हिस्सा और उसके बिल्कुल बैक पे जो हिस्सा है वो मुनहदम हो चुका है। गुल प्लाजा का जो सामने का आप पोर्शन देख रहे हैं जिसपे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, सिर्फ ये ढांचा यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके पीछे से इमारत पूरी खोखली हो चुकी है, और उसके साइड वाली जो इलाका है वो भी मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म हो चुका है, और ये इमारत भी किसी भी वक्त गिर सकती है। आप यहाँ से धुआं उठते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर फाइटर्स को जाने में काफ़ी दुश्वारी है कि अगर वो फायर फाइटर्स यहाँ पर जाते हैं और कूलिंग या सर्चिंग के मामले में इमारत के अंदर खड़े हो सकते हैं तो ये इमारत कभी भी मुनज़्ज़म हो सकती है। यही वजह है कि रेस्क्यू 1112 ने और फायर ब्रिगेड हुक्काम ने सुबह जो है वो ऑपरेशन को रोक दिया था। कूलिंग का अमल जारी था, ताहम इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि इमारत। अच्छा उबैद, हम फिर आपसे बात पूछना चाह रहे हैं कि कितनी डेड बॉडीज इस वक्त जो हैं वो मिल गई हैं, और इसके साथ साथ मिसिंग कितने लोग हैं और इंजर्ड कितने लोग हैं? जी, जो गुल प्लाजा इंतज़ामिया है उनके मुताबिक 63 अफराद जो है वो मिसिंग हैं, और 26 अफराद की जो मोबाइल लोकेशन है पुलिस का कहना है कि वो गुल प्लाजा की आई है। बाकी 63 अफराद की लोकेशन जो है वो गुल प्लाजा की नहीं थी, तहम 26 अफराद की लोकेशन जो है वो गुल प्लाजा की आई है, और जो गुल प्लाजा का हिस्सा मुनज़्ज़म हो चुका है वहाँ पर उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 14 अफराद की डेड बॉडीज़ अब तक यहाँ पर निकाली जा चुकी है, जबकि कुछ बॉडीज़ जो हैं वो आज़ा की सूरत में भी यहाँ से निकाली गई हैं। ताहम डीआईजी साउथ ने इसकी तादाद ज़्यादा बताई है, लेकिन रेस्क्यू टीम और हस्पताल इंतजामिया इसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब तक 14 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। जहाँ तक ज़ख्मियों की बात मैं आपको बताऊँ कि मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे और मुतअद्दिद अफराद को यहाँ से निकाला गया था। फायर फाइटर्स भी ज़ख्मी हुए थे, जबकि
जब आग लगी थी तो हाथों की चेन बनाकर जो यहाँ के काम करने वाले अफराद थे जो दुकानों पे मौजूद थे, वह हाथों की चेन बनाकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन गुल प्लाजा अंदर से काफ़ी घुटा बड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल काफी घुटा हुआ है, पैक बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल यानी बिल्कुल कि ऐसा ही दूसरे है। फ्लावर पे जाने के लिए भी बहुत मुख्तसर सी सीढ़ियाँ कि एक फर्द ही सीढ़ियों पे चल सकते। कुछ ऐसे दुकानें शोपीस की थीं कि जहाँ पर बिल्कुल मुख्तसर सी सीढ़ी, सिर्फ एक वक्त में एक ही फर्द चढ़ सकता है। अगर दूसरा फर्द नीचे उतर रहा हो तो उसको इंतजार करना पड़ता था। यही वजह है कि इतना धुआं भर जाने की वजह से लोगों को इस गुल प्लाजा में अरसा दराज से काम करने के बावजूद इतना धुआं भर चुका था कि लोगों को रास्ता तलाश करने में मुश्किल का सामना रहा और वो प्लाजा के अंदर ही रास्ता भटक गए और दम अच्छा घुटने उबैद शाह, मुझे ये बताइएगा कि आग लगने के वक्त इमारत में कितने अफराद मौजूद होते हैं? नॉर्मली कितने अफराद मौजूद होते हैं गुल प्लाजा में जब सुबह सुबह खुलता है पूरा प्लाजा? और उसके बाद कितने अफराद इस वक्त प्लाजे में थे? देखिए, कराची की रिवायत तो ये है कि 12 बजे के बाद यहाँ पे शॉपिंग प्लाजा और सेंटर्स जो हैं वो खुलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह सवेरे यानी कि 12 बजे तक इतने लोग मौजूद नहीं होते, लेकिन दोपहर के 2-3 बजे तक और रात गए तक 9-10 बजे तक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है जो कि शॉपिंग कर रही होती है और होल सेल का काम करने वाले अफराद भी यहाँ पर आकर अपना माल उठा रहे होते हैं। काफ़ी यहाँ पर रश होता है, मालगाड़ियाँ लगी हुई होती हैं, सामान लोड हो रहा होता है, अनलोड हो रहा होता है। जिस वक्त ये आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है उस वक्त भी मार्केट में काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन इब्तदाई तौर पर जैसे ही धुआं भरने लगा तो बड़ी तादाद में लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। जबकि दुकानदार अपना माल समेटने के बाद और वहाँ से जब निकल रहे थे हाथों की चेन बनाकर, तो बहुत से अफराद जो है वो धुएं की वजह से रास्ता भटक गए। और रेस्क्यू काम का कहना है कि जो इब्तदाई ऑपरेशन के दौरान जो बॉडीज़ मिली थी उनकी अमवात दम घुटने की बाइस हुई थी। जो जली हुई लाशें मिली हैं ये वो लोग थे जो दुकान के अंदर रह गए थे और धुआं भर जाने की वजह से उन्होंने रास्ता तलाश नहीं कर सके थे और वहीं खाकस्तर हो गए थे। अभी रेस्क्यू काम का और पुलिस का ये कहना है कि जो अफराद ताहाल मिसिंग हैं उनकी तलाश इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए और यही वजह है कि इस वक्त मलबे के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। 63 अफराद का कहा जा रहा है, 63 अफराद का कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मिसिंग है। पुलिस का कहना है कि 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की है, ताहम अभी तक किसी भी मिसिंग पर्सन की डेड बॉडी या उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। बहुत बहुत शुक्रिया उबैद शाह, हमारे नुमाइंदे कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और जिनका यही कहना था कि इस वक्त जो है तलाश जारी है मिसिंग अफराद के हवाले से भी और डेड बॉडीज़ को निकालने के हवाले से भी, और जो लोग इंजर्ड हैं उनकी तो जो भी मेडिकल सारी चीज़ें होंगी वो तो गवर्नमेंट ही करेगी, हुकूमत ही करेगी। मगर एक बहुत अहम सवाल ये है कि इन सेंटर्स में फायर सेफ्टी क्यों नहीं है? ये सवाल हुकूमत वक्त से है, ये सवाल जो है ये इस वक्त हुकूमत सिंध से है कि हर वक्त कराची ही क्यों निशाना बना रहता है। पहले भी पूरी इमारतें मुनहदम हो गई, उसके साथ साथ क्या हुआ, आग लगने के बहुत से वाक़यात हुए हैं, बच्चे जो हैं वो गटर मैनहोल्स में गिर जाते हैं। ये सारे वाक़या जो है सिर्फ कराची में क्यों होते हैं? कराची क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या कराची वालों को हक नहीं है जीने का? क्या वो टैक्स पेयर्स नहीं है? सिंध गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत सिंध के लिए एक बहुत अहम सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं जिनका जवाब शायद वो हमें कभी ना कभी ज़रूर देंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। स्कूल से जो छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं और माएँ जो हैं एकदम फिर से फ़िक्रमंद हो गई हैं कि आज हमने अपने लंच बॉक्स में क्या जो है बना के बच्चों को देना है। तो जो लंच बॉक्स का जो एडिक्शन होती है ना वो कुछ घरों में बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं जो भी वो दें वो बहुत उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, हेल्दी हो और बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि जंक फूड ना हो। तो हमने सोचा कि आज हम आपके लिए जो है लंच बॉक्स प्रिपेयर करें लाइव, और हमें ज्वाइन किया है हमजा शेख और अनमोल ने। आपको पता है बहुत पावरफुल डुओ है और अपने घर में जो है खुद दोनों किचन में इकट्ठे काम करते हैं, फूड कंसल्टेंसी करते हैं और इसके साथ साथ कलनरी स्पेशलिस्ट भी हैं, मेन्यूज़ भी डिज़ाइन करते हैं। तो आज जो मेन्यू वो डिज़ाइन करेंगे वो हम सब जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो हम लोग अपने फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लगा देंगे और रोज़ हम वही बनाएंगे। ओवर टू यू हमजा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं और अनमोल दोनों इकट्ठे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अच्छा, हमने कहा कि आज हम करते हैं बच्चों के लिए कुछ बहुत स्पेशल। बच्चे क्योंकि हमारी जिंदगी का एक बहुत मेन पार्ट होते हैं, हमारी एक्सटेंशन होते हैं, तो हमें उनको पूरा ध्यान देना चाहिए।
तो आपने यूजुअली देखा होगा मदर्स आजकल रेडीमेड चीजों की तरफ ज्यादा जाती हैं, बट मैं तरजीह देता हूं कि आप खुद बनाओ, बेशक फ्रीज कर लो और घर की बनी हुई चीजें बच्चों को स्कूल में दें। आप बच्चों को ये नहीं कह सकते क्रिस्प्स ना खाओ, वेफर्स ना खाओ, बिस्किट्स ना खाओ, हर चीज खाएं, कोई मसला नहीं है, पर साथ घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना भी खाएं। तो इसी के साथ है ना हम आ जाते हैं अपनी पहली रेसिपी की तरफ, क्योंकि आज हम 2-3 चीजें उनको असेंबल करना बता रहे हैं। उसमें हम देखें, द पॉइंट इज ऑफ गिविंग द आइडियाज, क्यों भी आइडियाज देने हैं ना हमने। समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत अच्छा है कि आप अब देखें, हम घर से प्रॉपर बीफ पैटी बना के लाए हैं, ठीक है, ये देखें, ये प्रॉपर बीफ का कबाब है जो बीफ बर्गर का पैटी होता है, ठीक है। इसके लिए आप आधा किलो कीमा ले लें, उसके अंदर 1 अंडा डालें, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, अगर वुस्टरशायर सॉस है तो डाल दें, नहीं तो मस्टर्ड, ऐसे ही है ना। हाँ। और या इकट्ठा भी आप फ्रीज कर सकते हैं इसके बनाकर 1 मंथ का, और वो भी आपका काफी अच्छा टाइम गुजर जाता है। 1 केजी मिन्स में से तकरीबन आपके 12 से 18 बर्गर्स बन जाते हैं। तो आप देखें ना, जो आप बाहर से लेते हैं उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो चिकन, बीफ, मटन, आप ये किसी भी चीज में जो है ना इसको कर सकते हैं। आप असेंबल करें। हाँ, अब हम बर्गर्स शुरू करते हैं जी। ये देखें, आ जाएं जी, असेंबल करें, ये लगाएं। अच्छा, लंच बॉक्स जो है Mount वो करेंगे। अकॉर्डिंग टू द आपने कितना लंच देना उसके हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज़ डिफरेंट साइजेस आर अवेलेबल। अच्छा है ना, मुझे बिल्कुल, आप आजकल तो बहुत ज्यादा लंच बॉक्सेस का एक बड़ा ट्रेंड आ गया, फैंसी और ये और बेंटो बॉक्सेस और ये वो, पर आपको क्या पसंद था, आप क्या शौक से खाती थी जब? अच्छा, आई वाज नेवर बीन अ लंच पर्सन वाली लड़की, मैं तो हमेशा कैंटीन वाली बच्ची रही यार। हूं। अच्छा, आई नीड मनी। हाँ, मैं तो पर ये पहले- promote नहीं करना मैं चाहिए। फ्राइज मैं- बहुत शौक से नहीं लेके कुछ जाती नहीं थी। होता, मैं पहली ब्रेक में लंच खाता था घर का, और दूसरी ब्रेक में जो है ना फिर कैंटीन जिंदाबाद। वाह जी, तो दो बस दो हमारे breaks स्कूल में होती थी, अब तो- दो होती थी ब्रेक्स। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है, अच्छा, ये मायो ये और केचप देखें, आप मायो लोगों ने- मायो ketchup एंड चिली और सॉस एंड सिराचा सॉस। ठीक है। आप सिर्फ मायो ले लें, आप मायो केचप ले लें, देखें पता है क्या, एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। आई लव दीज, ओह माय गॉड, ये कितने फ्रेश लग रहे हैं, ये बिल्कुल। ताजा और कितना अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे बच्चे ये सब खाएं। अच्छा, वैसे मेरे बच्चे सब खाते हैं, मैं आदत उनको आदत डालेंगे, डाली हुई है। आदत वो डालेंगे सब तो बच्चे खाएंगे। बल्कि घर का खाना वो ज्यादा शौक से खाते हैं। आप देखें पता है क्या, पेरेंट्स ब्लेस्ड पेरेंट्स। नहीं बताऊं क्या है, पेरेंट्स जो खुद करेंगे ना, वही ठीक बच्चे है, करेंगे। वो ही बच्चे करेंगे। अगर पेरेंट्स कहेंगे कि जी हम तो खाएंगे मैकडॉनल्ड्स और बच्चे खाएं घास फूस, नहीं, ऐसे मैकडॉनल्ड्स होना। वगैरह हाँ, का वो भी भी शौक खाएं, है, लेकिन वो but घर this से as भी well, ज्यादा ठीक है ना। हाँ। ये देखें, ये अब हमारी आ गई पैटी। अब बड़ा कितना इसकी वैल्यू देखिए, न्यूट्रिशन वैल्यू हाँ, देखिए बिल्कुल। कितनी ज्यादा है। ये इसमें आ गई वेजिटेबल्स पैटी। भी हैं, इसमें फैट्स भी हैं, इसमें कार्ब्स भी हैं, एक गलत जगह पे चली गई हेल्दी भी है और हाइजीन भी है। हाँ, चलें जी, अब इसके साथ वील डू अनियन रिंग्स, फिर हम इसमें टमाटोज भी ऐड कर देंगे, आप Jalapenos जैलपेनोज भी कर आप दें। ऐड कर बेटा हो तो सकते कहेगा हमजा अंकल, इसमें आप एलपीनो, चीज, बहुत कुछ ऐड कर आप सकते हैं। कुछ भी, यू कैन बी वेरी हाँ, cheese is एक्सपेरिमेंटल। good. हाँ, चीज बहुत, आप बहुत एक्सपेरिमेंटल हो सकते हो। मेरे और बच्चों को जैसे चीज बहुत पसंद है, मैं तो फुल चीज ही कर देती अच्छा, हूँ। हमजा चीज जो होती है वो गुड सोर्स उसमें किस चीज देखिए का मैं होता आपको है? बताता हूँ, जो चीज, जो प्रोसेस्ड चीज नहीं है, जो चीज शाइन नहीं करती, ठीक है, जो स्लाइसेस हैं आप उनको अवॉइड करें और आप कोशिश करें नेचुरल चीजेस की तरफ जाएं। कॉटेज चीज बहुत अच्छी है पर वो अच्छे से मेल्ट नहीं करती। मोज़रेला इज आल्सो वेरी गुड, पर ये जो स्लाइस्ड चीज है ना, इसको अमेरिकन चीज कहते हैं, इससे जरा सा आप अवॉइड करें। हाँ जी। अच्छा, अब जो है इसके अंदर हम बाद में टमाटोज भी ऐड कर देंगे, और आप ये देखें बड़ा एक आई होलसम, थिंक कुछ बच्चे नहीं भी हाँ, खाते बिल्कुल। tomatoes. Tomatoes हाँ, is नहीं like भी। पर हमने तो टमाटोज खिलाने हैं ना, हाँ। यही तो हमारा। अच्छा, बर्गर्स में मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं भी निकाल देती हूँ बाहर। ये मोल भी हमारा बच्चा है, छोटा सा दीदी है, दीदी। ये देखें अब कितने बेहतरीन और कितने जल्दी बर्गर्स बन गए हैं, ठीक है। अब हम ये वाली ट्रे को इधर कर देंगे, और अब अनमोल हम क्या बनाने लगे हैं? कैनपीज, कैनपीज बनाने लगे हैं। देखें, कैनपीज होते हैं ओपन फेस टार्टलेट्स, सही है। इसकी बेस आप किसी भी चीज की ले सकते हो। ये हमने ब्रेड के कटआउट्स काटे हुए हैं, और इनको जो है ना हमने एक कटर से काटा हुआ है, पर आप ग्लास से, किसी बोल से, अगर वो भी नहीं आप करना चाह रहे हो तो सिर्फ आप स्क्वायर्स बना सकते हैं छुरी के साथ। आप ये देखिएगा है ना, ये इतनी फैंसी चीज बन जाएगी इवेंचुअली 3 इंग्रेडिएंट्स के अच्छा, साथ। फैंसी के अलावा ना तुम दोनों ने ना बड़ा दिल से चीजें बनाई हुई है, लाइक देखो कितने राउंड्स और कितना हर चीज को तुम लोगों ने बड़ा, कहते हैं ना कि यू कुक फूड फ्रॉम योर हार्ट। हाँ, प्यार से देखें। और आपके शो पे आना था तो ऐसे तो नहीं करना था ना, फिर हिना के साथ हमारा इतना प्यार है और इतनी
पुरानी दोस्ती है वैसे भी। अच्छा जी ये देखें, अब ये बॉइल्ड चिकन चला गया। आप चिकन को बॉईल करते हुए लोग कहते हैं जी अक्सर हींग आती है रेड मीट वाले पार्ट से, लेग पीसेस में, उसमें आप ग्रीन चिली और लेमन डाल के उसको बॉईल कर लें तो वो बड़ा स्मेल भी मरती है चिकन क्या की। करना है आपने? लेमन और ग्रीन चिली ग्रीन चिली और उसके साथ बॉईल कर लें। बॉईल कर लें, तो जबरदस्त टिप चिकन बताई की है। वो स्मेल भी मर जाती है। बिल्कुल। ये देखें इसके अंदर बस ग्रीन चिलीज गई, ठीक है, और हाँ इसके अंदर ग्रीन चिलीज गई, मेयो और थोड़ी सी चिली सॉस या केचप, वट एवर इज ऑन हैंड। मैंने कहा यहाँ जरा बड़े बड़े हैं तो हम जरा स्पाइसी कर लें। बच्चों के लिए आप बेशक सिर्फ केचप कर लें, ठीक है, या मिक्स करें। देखिए ना, मैंने कहा पार्टनर आया साथ तो फिर कुछ करे भी तुम ना। लोग वैसे भी किचन में इकट्ठे लगे होते हो, काम कर रहे होते हो, और हमने हर खानों पे तुम लोग इकट्ठे डिशेस हमने बना रहे होते सर्दियों हो। में जितनी दावतें कर ली हैं, और हमजा की सपोर्ट जब होती है तो मेरा काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। हमजा तो क्विक 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 हाँ, मास्टर हाँ। है ना। मैं जरा पुराना हो गया हूँ ना। ये इसमें लाएं जी। अच्छा ये चिकन कैनपीज है। ये चिकन स्पाइसी चिकन कैनपीज हैं, इसे कैलिफोर्निया चिकन कैनपीज भी आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वो जो आप इसके बहुत सारे मिक्सचर बना हाँ, सकते अब हैं। आप- सॉल्ट ब्लैक पेपर का भी एक होता है, वो भी आप कर सकते हैं इसमें। और एप्पल्स डाल दें, एप्पल- रेजन्स डाल दें। हाँ। हाँ, अनमोल बताओ ना यार। एप्पल कैबेज जो होते हैं हाँ, उससे। एप्पल कैबेज कर लें आप। ये देखें, अब हम इसको इसके ऊपर इसका हम ओपन फेस भी रख सकते हैं, ऊपर हाँ, से बल्कि बंद भी आपने कर open सकते face हैं। कर हाँ, दिया, हाँ। ठीक है। वो तो जरा बच्चों ने खा देखने लिया। में भी अच्छा लगता है ना। इसके ऊपर हम ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस होती है कि लंच खोलो तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ऑटोमेटिकली दिल जाएगा खा लो। भी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हमने तो शामी और पराठे और अंडे पराठे हमने तो शामी कबाबों पे गुजारे हाँ, किए हैं। गुजारे किए हैं। आजकल के इतना बच्चों फैंसी के फूड नहीं होता था। हाँ, ये आजकल के बच्चों के जरा थोड़े से आई ज्यादा- रिमेम्बर जब मैं लंच लेके जाती थी तो मेरे लंच में अगर फ्रेंच फ्राइज होती तो वो सॉगी हो जाते थे। सौगी हो जाते हैं, हम ऐसे ही खा लेते थे। खा लेते थे। और अब बच्चे खाते हैं। नहीं खाते हैं। अच्छा तुम अनमोल बताओ अचार पराठे वाले अपनी स्टोरी स्कूल की। हाँ, मैं पराठा अचार भी लेके और ये जाती अपनी थी, और friends मैं के जब साथ लंच barter बॉक्स करती थी। खोलती थी तो पूरी क्लास में अचार की खुशबू फैल जाती। और ये अपनी जो इसकी क्लास में लड़कियां थी उनके साथ डील करती थी अच्छा, कि मैं तुम्हें अपना अचार वाला अम्मी का अचार दूंगी और तुम मुझे अपना लंच वो बॉक्स शामी वाला सैंडविच और ये वो ना, तो अम्मी हमें जरा देसी लंच बॉक्स बना के अच्छा, ये भी देती बड़ा थी। होता था पहले, लंच शेयर होते थे। हाँ, लेकिन share। अब इस चीज को डिस्करेज कर दिया गया। हाँ, आई डोंट नो नाउ इट्स डिस्करेज इन द स्कूल। फूड एलर्जी फूड एलर्जीज की वजह से और फिर कोई होता है ना कि हमारे यहाँ आजकल लोग ज्यादा वो भी हो गए हैं कॉन्शियस हो गए हैं exactly. और हाइजीन कॉन्शियस एंड नोबडी वांट्स टू ड्रिंक फ्रॉम एनीवनस बॉटल इवन। वो क्योंकि वायरल्स भी है ना चल रहे होते हैं, फिर जब बच्चे अच्छा हमजा, खाना हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, कोई वायरल थे ना कोई एक ही कूलर लगा होता था, उसी में से सब पानी पानी पीते उसी थे। में वो हाँ, सब उसी से पानी पी लेते थे। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह बीमारियां बढ़ी हैं, हर तरीके की बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, पेरेंट्स ने बच्चों को भी conscious कर दिया। इमेजिन ट्रू दैट, वाकई कितना फर्क पड़ गया है। अगर हम कंपेयर करें जिस तरह हम रेज हुए हुए हैं उससे हमारे बच्चे बहुत ज्यादा, वो नहीं, एक अल्फाज एक टर्म यूज होता मम्मी डैडी, मम्मी डैडी हम तो हमने थे ही कन्फाइंड एनवायरनमेंट उनके लिए एग्जैक्टली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट कर दिया। अच्छा अब इसकी बहुत मजे की इसके ऊपर एडिशन जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप मैं कहूँ आप फिलो पेस्ट्री बेक कर लें, नहीं आप नमकीन वाली बाकर खानी लें और ये देखें ऊपर से, ओह नाइस, यू सी इट इज वेरी प्रेजेंटेबल एंड हम इसके ऊपर ऑलिव्स भी कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा Jalapenos एलपिनोस कर सकते हाँ, हैं, jalapenos olives भी कर सकते हैं। हाँ, ये देखें वेरी नाइस। अच्छा लग कितना फिट रहा है। हाँ। मैंने गलत जगह पे हाथ डाला। ये देखें ये हो गया एंड अब अनमोल इसको उस प्लेट में अच्छा ट्रे मेरी में बात सुन shift कर दें। अनमोल, ये चीजें जो है ये आप रेडी करके फ्रिज में रात को रख दें और सिर्फ सुबह बस असेंबल कर दें। हाँ जी हाँ, तो इट्स इजी। हाँ, ये तो कोल्ड भी खाया जाता अच्छा है हम ना, काफी लेकिन अपने व्यूअर्स को burgers- बता रहे हैं कि 10 मिनट में जो लंच बॉक्सेस है वो कैसे बन Quick. सकते हैं, क्योंकि लंच बॉक्स इज द मेन बिग डील नाउडेज। एवरी नाइट इवन मी, मैं सोच रही होती हूँ कि सुबह क्या दूं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार सोचना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2-3 चीजें माइंड में आ रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे। मोर आइडियाज। और पैकेज्ड फूड्स जो हैं उनसे प्लीज अवॉइड करें, दे आर वेरी हाई इन सोडियम, वेरी हाई इन फ्रोजन जो चीजें हैं उनको जरा अवॉइड करना चाहिए। खाएं कभी कभी बट नॉट एवरी टाइम ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस नोशन टू द पीपल कि Yes. भाई बच्चों को ना जंक खिलाएं। मैं खुद आप मैं तो बच्चों को रैप्स, बर्गर्स और ये चीजें, ग्रिल हमने सैंडविचेस, ना इधर इतना मजे का ये बनाया हुआ है, ये देखें ये 1000 आइलैंड ड्रेसिंग है, ठीक है, योगर्ट के बच्चे साथ तो बनी यूं हुई, खाते हैं साथ गाजर और खीरा कटा हुआ है।
आप एक साइड पे Look ये at दें। the entire, I love this platter. You can just have this platter on the tea parties में भी रख सकते हैं आप। हाई टीज में घर पे ये देखें, अब हम रैप बनाने लगे हैं, ठीक है, आप सलाद पत्ता डाल लें, आइसबर्ग डाल लें, whatever is on hand। ये croquettes हमने बनाए हैं homemade। It's like potatoes and ये chicken? this is potatoes and chicken। Okay, and ठीक है? cheese too? Yeah, no cheese today, but you can always add if you want to। ठीक है, और हम अपना ये जो स्प्रेड है ना, ये भी बीच में डाल देंगे बताने के लिए कितना कि healthy है। कुछ भी you can do anything। आपने बहुत ज्यादा हमजा ये रेसिपीज मुझे अब करेगा मैसेज ताकि मैं आज जाके ये बनाऊं। हाँ It's very बिल्कुल, important. ये देखें, ये आ गया। I want my kids to be happy. Yeah, They're so and- सड़े हुए in the morning। क्या दिया है आज आपने? रोज ही दे देती हैं। एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे ना बच्चे स्कूल, हाँ। तो पढ़ेंगे भी अच्छे से, परफॉर्म भी हाँ, अच्छे। ये बिल्कुल मैं बताती हूँ कि माय डॉटर, आपको नहीं पता वो ये लेकर आई थी, वो ये लेकर आई थी। ये सब बच्चे हाँ, करते हैं। हाँ, ये सब आप बच्चे मुझे करते ये दे हैं। देती हैं रोज। आई एम सिक एंड टायर्ड। माय डॉटर इज ऑलवेज बीन वेरी अच्छा, कंप्लेनिंग। मेरी बेटी को कमेंट मिलते हैं तुम्हारे घर तो रेस्टोरेंट जैसा आता है, क्या लंच बात है, क्या पास्ता, बात है, ये क्या वो, बात है, कभी हाँ? रेस्ट कभी कुछ। भाई रेस्टोरेंट ही तो है। हम वो बस वो थोड़ा सा आपको एफर्ट भी करना है। ये फिर मुझे देखें, कि मामा मेरी फ्रेंड के लिए भी कर दें, फिर मैं उसको भी बना के देती ये हूँ देखें, friends अब के ये लिए। आपने जरूरी नहीं है कि आपने ग्रिल्ड चिकन या बड़ा कुछ, ये वो जो चीजें घर अवेलेबल अच्छा है। हमजा, जो मदर्स वर्किंग हैं या हाँ। जो मदर्स जो हैं वो रिमोट होती हैं, काम बिल्कुल। नहीं करती है, वीकेंड्स का आती हैं, आउट ऑफ स्टेशन काम करती हैं, जी। उनके बच्चे भी बड़े, नानी दादी पाल रही है, सारा कुछ बिल्कुल। हो रहा है, वो क्या ये काम नहीं कर सकते कि आप लोग लंच बॉक्सेस प्रिपेयर करके दें? ये बिल्कुल। इट्स एन आइडिया टू यू गाइस। Again, then it's a lot of food cost बढ़ जाती है। हाँ। हम लोग ज्यादा चार्ज और करेंगे। सुबह-सुबह एग्जैक्टली, करना फिर ये वो वाला उसको काम। करना। और मैं चाहता हूँ कि वो मदर्स प्लान ऐसे करें कि हाँ। डेफिनेटली हेल्पर्स होते हैं घर पे, हाँ। और लोग होते उनको हैं, सिखा दें। बिल्कुल उनके साथ करें। और ये देखें, अब है ना हमारा बेहतरीन किस्म का एक प्लेटर जिसमें हमारे 3 किस्म के, चलें जी आप ये अपने बच्चों के डब्बे भी बना दें। हमारी 2 बेटियां हैं, तो ये कैसे आपने इसको रखना है। एक फ्रोजन है और एक मिकी है, मिनी माउस है। हाँ, तो ये, और ये देखें, अगर आप देखें, आप इस तरह बच्चों को खीरे और गाजरें भी खिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरीके से अच्छा हमजा, वो आजकल लंच बॉक्स के अंदर भी ना कंपार्टमेंट हाँ जी, होते compartments हैं, आ वो गए ऊपर हाँ, ब्रांड्स, भाई लंच बॉक्सेस में भी आजकल ब्रांड्स आ गए हैं, और प्राइसेस कहाँ स्काई रॉकेट वो कर गई जो हैं। सॉस के छोटे बॉक्सेस हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। कंटेनर्स हाँ, रखाए हाँ। उन्होंने, उसमें सॉसेस डाल दें। ये देखें, Okay. burger उससे ये रखा होता है ना, आपने, लंच बॉक्स नहीं खराब होता, सॉस नहीं गिरती है। one chicken कैनपी, canopy and 1 burger, या and if you really want आप रैप को हाँ, और बच्चों को लंच बॉक्स पे फ्रूट जरूर देना चाहिए। मैं तो फ्रूट्स बहुत देती ये हूँ उनको देखें। साथ। अच्छा मेरे ना स्कूल में डक्स होती थी, मैं फ्रूट हमेशा डक्स को खिला देती थी। ये है ना बहुत शरारती, बहुत वो वाला बच्चा थी, नॉटी वाला भाई। तो मैं है तो ना? मेरा है ना, सारा बहुत फ्रूट नॉटी डक्स वाला खाते थे। भाई। ये देखें ना, तो फिर ये अब देखें, आज हमने एक किस्म का बच्चों के लिए भी और टी पार्टी का भी हमने पूरा एक इंतजाम माय किया। गॉड, यू प्लीज दिखाएं जरा लंच बॉक्स, एन अमेजिंग लंच बॉक्स। इस तरह के लंच बॉक्सेस बन जाए तो भाई क्या ही बात है, हम सारी माओं को गिल्ट खत्म हो जाए। बिल्कुल। और ड्रिंक्स में बच्चों को, अच्छा एक चीज है ना बहुत जरूरी मैं बात करना चाहूंगा कि सर्दियों में बच्चे पानी पीना छोड़ देते हैं। दैट उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, बच्चों को स्कैल्प में Dehydration रहती है। ड्राइनेस की वजह से फिर फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे कम नहाते हैं सर्दियों में, Inflammations हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हमारी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी पीते रहें। क्योंकि मैं भी यही कहता हूँ ना, पानी पीना बहुत हाँ, जरूरी है। पानी पीना जरूरी तो ये बड़ा जरूरी है। और इवन बड़ों में भी, आप लोगों में भी, अगर आप ओपन पोर्स से और अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं तो हैव अ लॉट ऑफ वाटर विद अंबा हल्दी। लेकिन हमजा को डाइट कोक बहुत पसंद अच्छा है। अब हमजा थोड़ा सा बताओ कि हमने जो बेवरेजेस होती हैं, हाँ जी। बच्चे लाइक करते हैं कार्बोनेटेड, बिल्कुल। तो आप बताएं पानी के साथ क्या उनके साथ कर सकते हैं कि पानी में हो, कि हम लोग ये चाहते हैं कि वो वाटर लेके जाएं मगर वो कार्बोनेटेड भी ना हो हाँ। और उसमें कोई फ्लेवर भी ना हो, क्या दें? मैं बताता हूँ, आप जिस तरह आजकल एक एल्कलाइन न्यूट्रल वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं आया हुआ, फ्लेवर्ड वाटर, ठीक है, आप थोड़ा सा मंक फ्रूट स्वीटनर ले लें या स्टीविया शुगर ले लें, इट्स नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट, वो आप लें, वो पानी में डालें, उसके साथ आप थोड़ी सी फ्रूट की प्यूरी बना लें, थोड़ी सी फ्रूट की, और वो ऐड कर दें, तो दैट वुड बी फ्रूट वाटर, नॉट फ्रूट जूस। जूस वो होगा जब आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ऑरेंज जूस अक्सर बच्चे लेके आते हैं, वो कड़वा हो जाता है। Exactly, आप मैं यही देखें ना, आप अगर 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें आप 200 ml ऑरेंज जूस डालें, आप मंक फ्रूट स्वीटनर ले लें, स्टीविया ले लें, अगर आप कैंडल वगैरह लेना चाह रहे हैं वो भी ले लें। शुगर पिलाएं मत बच्चों को, डिजर्ट खिला दें,
पर शुगर पिलाने से थोड़ा सा जो है Avoid अवॉइड करें। करें। बच्चों में तो- भी डायबिटीज हो रही है हाँ, और बिल्कुल, स्पाइक कर बिल्कुल। जाती है। और आपको पता है इतने बच्चे अभी क्योंकि लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से अब हम वो टैबलेट्स देखते हैं, गेमिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, अब वो बहुत ज्यादा बाहर जाके अर्बन सिटीज में जाके खेलने का रिवाज खत्म हो गया है, ठीक है और ना? हम लेमनेड भी दे सकते हैं। एग्जैक्टली, lemonade बिल्कुल। भी हाँ, पर ये अगेन रिड्यूस्ड शुगर जो आप दें, रिड्यूस्ड शुगर दें। अच्छा अब मुझे हमजा बताओ, बिकॉज यू नो culinary स्पेशलिस्ट और मेन्यूज भी तुम डिजाइन कर लेते हो, जो लेमनेड फ्लेवर्ड होते हैं हाँ जी। वो कैसे बनाए जाते हैं? अगेन आपने देखिए लेमनेड इज एक्चुअली लेमन वाटर शुगर सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप फ्लेवर्ड करना चाह रहे हैं, अभी स्ट्रॉबेरीज आ जाएंगी, आ गई हैं मेरे आ ख्याल से। गई हैं। स्ट्रॉबेरीज आप 6-7 स्ट्रॉबेरीज लें, उनको प्यूरी करें और उसको आप लेमनेड में डाल दें। आप ऑरेंज लेमनेड बना दें, ऑरेंज डालें, मुसम्मी का लेमनेड बना दें, लाल मुसम्मी का लेमनेड बना good दें। source of हाँ, vitamin C। जितने शार्प फ्रूट्स है ना, तो कीवी लेमनेड इज वेरी गुड। हाँ, कीवी को ब्रीक चॉप करें, वो हम कितना बनाते हैं कि, और मिंट के पीच कुछ, का भी बनाते हैं एग्जैक्टली, हम लोग। पीच लेमनेड, एप्पल लेमनेड। हम शुगर की जगह शक्कर भी डाल सकते हैं। हम बाजार से वो भी जाके हेल्दी होती 1,500 है। का लेमनेड पी रहे होते हैं। हाँ। पीना से बेहतर है कि कोलाडा- exactly। अच्छा, पीना कोलाडा इज वेरी गुड। हाँ, पीना वो भी कोकोनट मिल्क, coconut पाइनएप्पल, milk, अगर आपके हाँ। पास फ्रेश पाइनएप्पल है तो नथिंग लाइक इट, पर कैंड भी थोड़ा बहुत कभी कभी बच्चों को एंजॉय करवा देना चाहिए। करवा देना चाहिए। टिप ऑफ द डे मुझे बताएं, जो आपका एक हर्बल, आपके अंदर एक हर्बलिस्ट मौजूद है, आप हमेशा एक हर्बल टिप जरूर देते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो यू नो बिकॉज वी ऑलवेज वी आर प्रमोटिंग बैक टू नेचर, बिल्कुल ऐसे ही, दैट्स वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। प्लीज अच्छा, मैं प्रोसेस्ड ऑयल्स को अवॉइड करें, ठीक है? जो सबसे जरूरी बात है ना इस टाइम, बच्चों के लिए भी जो गैस्ट्रिक इश्यूज आ रहे हैं ना, और बच्चों को हर्निया हो रहा है, अपेंडिक्स एकदम बहुत ज्यादा यंगर बच्चों में हो आ जाता रहा है, है। हाँ। यस, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस्ड ऑयल्स, देयर एसिडिफिकेशन एंड द न्यूट्रलाइजेशन एंड द ब्लेंड्स दैट दे मेक एंड दे मेक इट ब्यूटीफुल एंड गोल्ड। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। तो देसी घी, बटर, इन चीजों में कुक करें, क्योंकि और इन देसी घी और बटर थोड़ा भी इस्तेमाल होता है। तो बैक टू नेचर इस दफा आप लोग ये करके देखें। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़बरदस्त आपने यू नो यू लिटरली मेड अ वंडरफुल एंड कहते हैं ना कि स्प्लेंडेड सॉर्ट ऑफ अ प्लेटर, बिल्कुल। और जो कि नॉर्मली हमें नहीं आप कुछ try मिलता। है ना, मैं करूंगी हाँ। शो के बाद ट्राई करूंगी, क्योंकि अगर मैं खाऊंगी तो मेरा पूरे मुंह पे लग जाएगा। इट्स बिल्कुल, सो बिल्कुल। सॉसी, हाँ। इट्स सो जूसी एट हाँ, बिल्कुल। तो बाकी ये कि आप लोग भी अपने घर में ये सब ट्राई कर सकते हैं। ये हमने स्पेशली ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है उन ख़वातीन के लिए जो कि रोज़ाना रात को सोचती हैं कि सुबह उन्होंने अपने बच्चों के लंच बॉक्स में क्या देना है। तो हमने सोचा कि हम हर दूसरे हफ्ते आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे, और हमजा जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो कोई ना कोई टिप भी दे देते हैं और रेसिपीज़ भी आपको बताते हैं, और दोबारा भी हम बताएंगे किसी और रेसिपी के साथ। और अनमोल ने जिस तरह ये बनाया है, साथ दिया है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट की है उन पावरफुल कपल्स के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मदर्स की होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कपल की होती है कि अपने बच्चों को उन्हें रेस करना है, अपने बच्चों को नरिश करना है, और कहते हैं ना कि अ गर्ल और अ बॉय ऑफ नाउ बनाना है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का नौजवान जो है वो बेशुमार सलाहियतें, ख्वाबों और उमंगों के साथ जो है अमली ज़िंदगी में कदम रखता है, मगर जब वो कदम रखता है तो उसको एहसास होता है कि यहाँ जो है हुनर का उसके अंदर फुकदान है। हुनर वो सीखता नहीं है, स्किल वो सीखता नहीं है, मगर डिग्री के पीछे भागते भागते जो है उसको इतनी देर हो जाती है कि सीखते सीखते भी वो जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है वो बहुत सालों के ऊपर महीत हो जाता है। तो आज भी वही जंग है कि डिग्री हासिल करें या हुनर हासिल करें। अब इस पे बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री के साथ स्किल होना चाहिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि डिग्री ना भी हो, स्किल अगर हो तो भी काम चल सकता है और आप अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने करियर का अच्छा आगाज कर सकते हैं और आप मजबूती से इस माशरे में जो है कदम जमा के रख सकते हैं। तो लीडरशिप स्किल्स होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होता है, स्किल्स डेवलपमेंट होती है। अब हमने ये सोचना है कि हम अपने बच्चे को कहाँ जो है वहाँ भेजें जहाँ उसके स्किल्स भी उभरें और उसके साथ साथ जो डिग्री की जो बहुत से मसाइल हैं या डिग्री के अंदर बहुत सी चीज़ें हम लोग लर्निंग प्रोसेस सीख रहे होते हैं वो भी
वो हासिल कर सके। और करियर की तामीर दरअसल एक तवील सफ़र होता है जिसपे खुद को अपने आप को पहचानना, सलाहियतों का लोहा मनवाना, उसको निखारना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें कहीं ना कहीं क़ियादत की ज़रूरत होती है। हमारा कोई ना कोई लीडर होता है, हमारा कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, कोई ना कोई हम सोच होते हैं कि हमारा रोल मॉडल है, हमारा मेंटोर है। तो हमने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि जिनके बच्चे जो हैं वो करियर का आगाज करने लगे हैं या जिनकी डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं या जो बच्चे जो हैं हुनर सीख रहे हैं, उनका स्किल प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो उनकी मोटिवेशन कैसे की कर सकती है। क्योंकि एक राइट डायरेक्शन ही एक अच्छा मुस्तकबिल जो है उसका आगाज कर सकता है। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान खास हैं वो एक बहुत मारूफ ट्रेनर भी हैं और उन्होंने अभी रिसेंटली एक किताब भी लिखी हुई है, हैप्पीनेस अ वे ऑफ लाइफ। अदनान रफीक अहमद साहब जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक। सर ये मोटिवेशन, मेंटोरिंग और इंस्पिरेशन जो होता है, ये जो हमने लफ्ज़ बचपन से हम लोग सुन रहे हैं और हर इंसान का कोई ना कोई मोटिवेटर होता है, किसी ना किसी को मेंटोर बनाता है, किसी ना किस्म के कदम पे वो चल रहा होता है, कोई रोड मैप उसने दिमाग में रखा होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारी ये डायरेक्शन है या हमने इधर जाना है या बहुत सी सैचुरेशन हो चुकी हुई है? जी जी बिल्कुल। नौजवान आजकल का किस चीज़ को अपना मेंटोर माने? अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि बचपन से हमें एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वगैरह को हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम डिसाइड कर लें कि हमने करना क्या है, और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक 18 साल का बच्चा ये समझ जाए कि उसे लाइफ में बनना क्या है, क्योंकि हम बचपन से पहला साल बच्चों से ही कर रहे होते हैं, आप बड़े के क्या बनोगे। तो बच्चे छोटे होते हैं, अगर हमें याद हो तो हम भी कह रहे होते थे कि टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशन का पता ही नहीं होता। तो लाइफ में, ज़िंदगी में, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जो आम तौर तक हम तक पहुंचते ही नहीं है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो हम खुद उसमें थोड़ा सा सर्च कर लें। अच्छा, जब आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है घर से। आपका वालिद, आपका बड़ा भाई, आपकी वालदा, वो आपकी इंस्पिरेशन होते हैं और आप कहते हैं हमने इन जैसा बनना है। या आपके घर में ताया हैं, मामू हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि लाइफ में जो सक्सेसफुल है हम उस जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, उनके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो शायद हमारे पास उस वक्त नहीं अवेलेबल होती। बच्चों के लिए गाड़ियाँ हैं या उनके लिए एक अच्छी सी घड़ी है, ठीक है, तो देखते हैं मामू ने पहनी है, हमें भी मामू जैसा बनना है। तो इस तरह करके इंस्पिरेशन घर से स्टार्ट होती है। अब ये हमारा काम है बड़ों का कि हमने बच्चों को एग्जैक्टली क्या बताना है, किस तरफ लेके जाना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 18 साल के बच्चे को इंस्पिरेशन मिले या उसको पता हो एग्जैक्टली हमने क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोग 30s में जाके 40s में जाके कैरियर चेंज कर रहे होते हैं। तो कैरियर शिफ्ट करना वो भी कोई मसला नहीं है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है वो है कैरियर ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अच्छा, उसमें आपने क्या करना है कि अभी जो भी व्यूअर्स हैं आपके, अब वो चाहे एक मिड कैरियर में लोग हैं, चाहे वो बिल्कुल स्टार्टअप्स हैं, उनको अपने लिए एक रोल मॉडल पिक करना है कि हमने कैसा बनना है। अच्छा, जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना, और आप लिंक्डइन पे जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स देखते हैं, आपकी अपनी फैमिली में लोग हैं, आपके अपने स्कूल में टीचर्स या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, जिसको भी डिसाइड कर लेना कि हमें इस जैसा बनना है। आप देखेंगे उन्होंने लाइफ में क्या किया हुआ है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हैं, क्या क्या डिग्रीज की हैं, तो आपके लिए एक बड़ा शॉर्टकट मिल जाता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल, आप बात सही करें, मोटिवेशन है और लीडरशिप भी होती है, आप कह रहे हैं घर से स्टार्ट होती है। मगर मुझे अदनान साहब ये बताएं कि बदलते दौर के साथ साथ चीजें बदल गई। जो हमारे मामा, ताया, चचा ने किया, अब हम वो चीजें नहीं कर सकते। वक्त बदल गया है, एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब लोग कहते हैं आप लोग ऑनलाइन काम करें या आप लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, आईटी पे काम करें या ई कॉमर्स के ऊपर काम करें। तो वो जो शिफ्ट ऑफ करियर है, बड़ों से तो आप नहीं ले सकते क्योंकि बड़ों ने वो चीजें नहीं देखी हुई, लेकिन एक बच्चा इंडिविजुअल जो है ये चीजें देख रहा है। अब उस करियर के अंदर वो कैसे छलांग मारे विदाउट मोटिवेशन? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की। इससे पहले भी आपने जिक्र किया कि डिग्री या स्किल्स। तो यहाँ पर जो मेरी अपनी लाइफ का जो कैरियर है, जो जर्नी है, वो स्टार्ट हुई थी जब मैंने FSC कंप्लीट की है और उसके बाद US जाने से पहले हम सुनार हैं, तो मैंने हाथ का स्किल सीखा हुआ है। तो वो चूड़ियों की, अंगूठियों की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, आई नो दैट हाउ टू डू इट। हालांकि वो कैरियर में मैंने वो जॉब नहीं की, लेकिन हाथ का स्किल एक आना चाहिए, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। आपके अपनी फैमिली में जो भी बिजनेस जो भी चल रहा है वो सीखें, तो वो बड़ों से जो आपने सीखना है। फिर उसके अलावा ये है कि जब आप अपने कैरियर में जाते हैं, मैंने बैचलर्स इन IT कंप्लीट किया, तो IT में कुछ काम किया, उसके बाद मैनेजमेंट मूव कर लिया। अब ये है कि
आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा कि आपका कैरियर किस तरफ जा रहा है, तो इट विल शेप अप एज यू गो। अब उसमें जब आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करते हैं तो जो भी आपकी फील्ड है आप मूव करेंगे अपनी ही टेक्नोलॉजी में, अपनी ही फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। अब जहां जहां पर एआई आएगा वहां पर आपको एआई इंप्लीमेंट करना है, तो वैल्यूज आप अपने बड़ों से ले रहे हैं, बेसिक स्किल्स आपने बड़ों से ले लिए, एक इंस्पिरेशन आपको मिल गई, लेकिन ये जरूरी है आपने इंस्पिरेशन ली थी, वो एक सफर था कुछ एक मंजिल तक, उसके बाद का सफर आपका अपना है, क्योंकि आपने भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है। तो वहां तक तो आप पहुंच गए जहां तक आपके बड़े थे, अब वहां से आगे आपका सफर है और आपने देखना है कि आप कैसे जाएंगे। अब वहां पर सर्च भी है, वहां पर उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में एक ही मेंटोर हो या एक ही इंस्पिरेशन हो, बहुत से लोग हैं। मैंने बुक लिखी तो बड़े अच्छे दोस्त हैं कुछ 2-4 जो ऑथर हैं, तो एक इंस्पिरेशन मुझे वहां से मिली, 5-6 साल पुरानी बात है, 4 साल लगे बुक लिखने में, 2-3 और पे भी काम हो रहा है, लेकिन ये है कि एट द एंड आप एक काम शुरू करें, कंप्लीट करें। एक इंस्पिरेशन आपको एक दोस्त से मिल गई, एक कहीं और से मिल गई, एक मेंटर आपके कहीं और हैं किसी और फील्ड में, तो मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पॉजिटिविटी है, जहां से मिलती है जरूर लें। कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, तो एक काम खत्म करें और दूसरा काम आप शुरू करें। बिल्कुल, देखिए एक और चीज ये है कि ये फ्रेज ना हमारी बड़ी पुरानी हो गई है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज बेटर देन मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना, या अब उसमें क्या हो गया कि हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अब आजकल इतना डाइवर्सिफाई काम हो गया है कि अगर आपको आईटी नहीं आ रहा, अगर आपको टेक्निकली कुछ चीजें नहीं पता, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं पता, आपको लीडरशिप सॉफ्ट स्किल्स वगैरह नहीं पता, देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अच्छा, हमारी यूथ का मसला टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेज नहीं होता। एक टाइम कब से मैनेज नहीं होता, जब से एक पेपर कर रहे होते हैं, जी जी। सवाल रह गया, क्यों रह गया भाई सवाल, 3 क्वेश्चंस रह गए, यहीं से शुरू होता है ना कि टाइम ही नहीं मिला हमें करने के लिए, और वही स्किल्स जो होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं, वो फिर आपकी बीवी बच्चे आ जाते हैं, तब भी वही होते हैं, जी टाइम नहीं मिला, ये काम नहीं रह गया। तो ये जो काम का नहीं होना या ना हो पाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं टाइम इज मनी, ये क्यों कहा जाता है टाइम इज मनी? बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम समझ लें पहले कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। तो टाइम तो 24 आवर्स आपके पास भी है, वही मेरे पास भी है, वही हर किसी बंदे के पास है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हमें टाइम मैनेज नहीं करना होता, हमें टास्क मैनेज करने होते हैं कि आपने करना क्या है आज के दिन में, और उसके बाद प्रायोरिटी। तो हमें प्रायोरिटी समझ में नहीं आती, तो हमने ये नहीं समझा होता कि हमारे पास एग्जैक्टली जो काम करने वाले हैं उसमें से आज मुझे क्या करना है और अभी क्या करना है। एंड देन अगेन बेस्ड ऑन कि अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, या अगर आप न्यूली स्टार्टिंग कैरियर में हैं, या अगर आप ऑलरेडी मिड कैरियर में हैं, तो बॉस ने कोई काम दे दिया और आप वहां पर फंस गए क्योंकि आप कुछ और कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी चीज़ों को उसके ऊपर उसको समझना, उसकी लिस्ट तैयार करना। देखिए अभी हम बात करें ना, मेरे साथ टीम काम करती है, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपने टास्क लिस्ट कहाँ बनाई है, तो मोबाइल में बनाई होती है और कभी नहीं भी बनाई होती है। ऐसे भी टीम मेंबर्स हैं जी मुझे याद है, हमेशा सब चीजें याद नहीं रहती, यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, ओल्ड स्टाइल जो है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद, ये मैं रिकमेंड करूंगा। आप अपना जर्नल स्टार्ट करें, उसके बाद आप शिफ्ट कर लें मोबाइल पे, किसी भी टूल पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, दैट्स फाइन। बट बेसिक्स जो है ना, वो जब ट्रेडिशनली स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे, और वो एक ऐसा स्किल डेवलप होगा दैट नो वन कैन टेक अवे। अदनान, ये जो चीज है ना जो मेरे हाथ में है, जिसको हम कहते हैं ये औजार होता है, आई थिंक इसके बगैर मेरा पूरा दिन नहीं गुजरता, क्योंकि व्हेनेवर आई थिंक समथिंग आई राइट, इवन कि मैं प्रोग्राम भी करती हूँ, ऑल्दो मैं कर सकती हूँ विदाउट इट, बट देयर इज समथिंग इन माय हैंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की नौजवान नस्ल जो है वो कहती है ये ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, हर चीज मोबाइल के अंदर है, हर चीज जो है उनके टैब्स में आ गई हुई है, उनके फिंगर्स पे आ गई हुई है, उनके माइंड में आ गई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि आज भी कन्वेंशनल वे जो चीजें हैं वो चलानी चाहिए, या नए तरीके जो हैं उनको अपनाना चाहिए? अच्छा, आई वुड से मिक्स एंड मैच करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि स्टार्ट करें ट्रेडिशनली, ठीक है, पुट इट ऑन पेपर। अच्छा, उसके बाद आप टूल पे शिफ्ट कर जाएं, बिकॉज सी एफिशिएंसी इज वेयर द टूल कम्स इन। ये टूल जो सब हमने ही बनाए हैं और हमारे लिए ही हैं और ये आसानी के लिए हैं, तो यस, इफेक्टिवनेस विल कम इन फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टाइल, कि आपको पता क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या अचीव कर रहे हैं। नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूं, नॉर्मली जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं या किसी भी टूल की, कि आप स्टार्ट करें मैनुअली 3 प्रोजेक्ट आप ऐसे कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है तो आप नॉर्मली पेपर पे बनाएं, मैनुअली बनाएं, उसके बाद उसका आप टूल पे शिफ्ट कर लें, और उसके बाद 4th प्रोजेक्ट डायरेक्टली आप टूल पे कर रहे होंगे, क्योंकि यू बिकम अ प्रो। तो यही बात है कि कोई भी चीज है आप स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल स्टाइल से स्टार्ट करें, यू बिकम अ प्रो, मूव ऑन टू ऐप। जब डायरेक्टली ऐप पे कर रहे होंगे ना बाद में, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट इंस्टिल, तो उसमें कोई मसला नहीं है और आपका ऑलरेडी बड़ा एक्सपर्ट तरीके से काम चल रहा होगा। आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी है। अच्छा, हमारे नौजवान में कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है,
इंटरनेशनल जगह कहीं जाते हैं, एक्सपोजर भी होता है, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाते, जब आप बोल नहीं सकते तो कन्वे नहीं कर सकते, ऑल्दो यू आर वेरी टैलेंटेड, किसी ने आपका टैलेंट कम्युनिकेशन से देखना है, वहां लैक करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं और क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, एजुकेशनिस्ट को और बहुत सी कंपनीज को? देखिए, इसमें आई बिलीव के 1 by 1 का एक रूल है जो पॉलिसी एक तरह से मैं हर जगह पे एजुकेट करता हूं कि अगर मैं एक बंदे को भी सिखा दूं जो मुझे आता है और वो फिर आगे किसी एक को सिखा दे, तो दैट मीन्स कि समहाउ वी आर ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिविटी टू द कल्चर एंड टू आवर सोसाइटी। इसी तरह से अगर मुझे प्रेजेंटेशंस आती हैं, कम्युनिकेशन मेरी अच्छी है और मैं कुछ 2 4 10 को सिखा दूं जिनको मैं सिखा सकता हूं, वो इल्म नाफिन वाली दुआ भी है कि आपका जो इल्म है वो अच्छे तरीके से आगे फैले भी, आपकी सदका जारिया बन जाए। तो ये है कि जो हमें आता है, हमारी जिम्मेदारी है, आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करती हैं, इट्स योर ड्यूटी एक्चुअली कि आप आगे कम से कम 10-15 बच्चियों को कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, नोट्स कैसे लेने हैं, ये सिखाएं। इसी तरह से और भी स्किल्स हैं बाकी, लेकिन कम्युनिकेशन इज द बैकबोन, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन में फॉलो अप इज अगेन टेलबोन, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन में फॉलो अप नहीं कर रहे, मोस्ट लाइकली आपके प्रोजेक्ट भी फेल होंगे, आपके टास्क भी आधे रह जाएंगे, प्रायोरिटीज कंप्लीट नहीं होंगी, कम्युनिकेट नहीं होंगी प्रॉपर बॉस के साथ, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो कम्युनिकेशन में। एंड देन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्रिटिकली इज द फॉलो अप। डिजिटल दौर में कौन सी स्किल्स नौजवानों को सीखनी चाहिए? वी हैव वेरी लेस टाइम बट आई वांट यू टू टॉक ऑन दैट। देखिए, एक चीज जो है ना वो आई से कि डोंट स्टील समवन स्पॉटलाइट, क्रिएट योर ओन, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हर बच्चा काम करेगा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपके तवज्जुह से मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ अनफॉर्चुनेट वाकयात हुए, मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारे नौजवान नस्ल बच्चों को कैसे इतना टाइम मिलता है नेगेटिव चीजें सोचने का। करना तो दूर की बात है, देखिए यू हैव टू बी क्रेजी बिजी, ठीक है। आपको अपने आप में इतना बिजी रखना है, काम में बिजी रखें, स्टडीज में बिजी रखें, लिखने में बिजी रखें, पढ़ने में बिजी रखें। बिजी रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करें, इबादत करें, जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको 24 आवर में ना, जब आप कहने कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो पॉजिटिवली कह रहे हो कि हमारे पास टाइम नहीं है। स्किल की आपने बात की, तो आई स्टार्ट विद कम्युनिकेशन इज द कोर स्किल, ठीक है। वो सीखना ही सीखना है आपको। देन अगेन आई हाईली रिकमेंड 3 ट्रेनिंग्स जो है ना हर साल बच्चों को करनी चाहिए। मैनेजमेंट में कोई ना कोई ट्रेनिंग कर लें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट है, व्हाटएवर दैट कम्स इन। उसके बाद अपने जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखें। आपने लीडरशिप स्किल्स आज ले लिया है, 3 साल बाद दोबारा लें, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू देयर, ठीक है। कुछ नया सीखने को मिलेगा और सीखने से आप सिखाएंगे भी। तो बहुत ज़्यादा जो बेहतरीन तरीका है नौजवान नस्ल के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का और उसको एक तरीके से एक्सपेंड करने का, वो सीखना और उसके बाद सिखाना है। जब सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ पता चल जाएगी, बार बार रिपीट करेंगे तो दैट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और एक जो ट्रेनिंग है वो है टेक्निकल ट्रेनिंग। तो 3 ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए साल में। थैंक यू सो मच अदनान, इट वाज अ वेरी वर्थवाइल सेशन विद यू। हमारे साथ मौजूद है अदनान रफीक अहमद, जो कि लीडरशिप ट्रेनर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो आज के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी मशले राह भी बन सकती है, बिकॉज एक रोड मैप है जिसको उन्होंने बताया है क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स अडाप्ट करनी चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को कैसे मनवाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। मंगती है ओदी मर्जी है, कुछ देवी या इनकार करे। ओ मालिक है जेनू खोल देवे या कहीं देना में हार करे। जग जीवे नाजिर दुख देवे
एक दर तू ना बेजार करे बागा विच फुल कोई नहीं अल्लाह मेरा जानदा है तेरी अखी दा मुल कोई नहीं ओ असा जींदे वदे हैं तेरे सहारे असा जींदे वदे हैं तेरे सहारे झूठे नाला में सानू तुलारे दिल देवे या ना देवे बैठा कोल राह में बैठा कोल राह में दिल देवे या ना देवे बैठा कोल राह में बैठा कोल राह में मेरे नाल ढोला ओ मेरे नाल ढोला भावे ना अलावे मेरे नाल ढोला भावे ना अलावे दिल दे में या ना दे में बैठा कोल राह में बैठा कोल राह में बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरशद राही, फोक सिंगर हैं सराइकी से और मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सराइकी सिंगर हैं और आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं और सराइकी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी रिसेंटली एक एल्बम भी लॉन्च हुई है और सराइकी हमेशा से ही जैसे सुना जाता है कि एक बहुत मीठी ज़बान होती है और सराइकी का जो ट्रेंड है सराइकी गानों का वो बहुत ज़्यादा जो है आजकल इन हुआ है। हर शादी के ऊपर सराइकी गानों पे जो है झूमर डलता है और लोग जो हैं स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं म्यूजिशियन से कि वो आएँ और सराइकी ज़बान के अंदर जो है खूबसूरत मीठे गीत भी गाएँ। तो अरशद राही साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मुझे बताएं कि आप किसी घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते, कोई लेगेसी लेके नहीं चल रहे, मगर आप घराने से तो ताल्लुक़ रखता हूँ लेकिन इस म्यूजिक के हवाले से नहीं। मैं म्यूजिक के घराने की बात कर रही हूँ, उससे आप ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन आप जो हैं वो म्यूजिक के अंदर जो है किस तरह है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि वही लोग ज़्यादातर प्रोमिनेंट होते हैं जिनके पीछे कोई लेगेसी चल रही होती है या घराना होता है, मगर नाम ना होना मगर फिर भी म्यूजिक इंडस्ट्री में सामने आना एक बहुत बड़ी पहचान बन जाती है। आपकी पहचान कैसे बनी? ये मेरा शौक था। स्कूल में जब हम जाते थे तो असम्बली में बज़्म अदब के पीरियड में ये गाना, ये नातें, नज़में ये मैं गाया करता था, पढ़ा करता था। तो मेरे उस्ताद कराम वो मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते थे और तो वो कहते थे कि आप अगर इसको आप किसी से प्रॉपर सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन आपका नाम बनेगा। तो फिर मैंने उस उस्ताद की रहनुमाई हासिल की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके चैनल तक पहुंच गया हूँ। फोक सिंगिंग का कितना रुझान है, लोग कितना फोक जो म्यूज़िक है वो सुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से अब जब मैंने ऑडियो से शुरू किया था, जब ये यूट्यूब का दौर नहीं था, ठीक है, उसके बाद जो आजकल देखने में आया है, तो जो हम शो वगैरह करने के लिए जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, तो मतलब ये सराइकी को ज़्यादा मतलब उनको लाइक किया जाता है। बाकी भी सब ठीक है, लेकिन इसमें अपने एक तासीर है, अपने सराइकी के फोक में अपना एक जैसे कि झूमर का एक सिस्टम होता है इंजॉयमेंट का, तो इसमें लुडी का जैसे एक माहौल पंजाब के लोग लुडी डालते हैं, सराइकी जो है वो झूमर डालते हैं। जी। तो इसमें फोक में ये चीज़ें सब शामिल हैं, तो मेरे ख्याल से क्योंकि लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें ये अच्छा, झूमर का एक ख़ास स्टाइल होता है, गोल दायरा बनाया होता है और एक तरीके से स्टेप होते हैं, बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। तो झूमर बचपन से सिखाया जाता है? नहीं, ये इलाका ही होता है। अभी मुल्तान का कुछ और कल्चर है, इससे आप पर चले जाएं डीजी खान, जंग, ये इनका अपना सिस्टम है। अब लाहौर की बात करें तो ये पंजाब का मतलब इनका अपना कल्चर के हिसाब से झूमर लोग रक्स करते हैं। तो बाकी ये परमानेंट एक चीज़ नहीं है कि भाई ये तो नाम तो एक ही है ना कि झूमर डाल रहे हैं, झूमर डाल रहे हैं। अच्छा, आप आउट ऑफ कंट्री भी आपने अपने शोज किए हैं, तो किस किस मुल्क में? मैंने बहरीन की है, मस्कत की है, सऊदी अरेबिया में, दुबई में शोज किए हैं। जी। सबसे ज्यादा पजीराई कहाँ से मिली है? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से मिली मोहब्बत। जी। अच्छा, आजकल देखा है आपने अरशद राही साहब, बल्कि आप मुझे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आजकल फ्यूजन म्यूज़िक जो है, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक पे काम हो रहा है कि आप सराइकी के साथ साथ उर्दू के साथ साथ पंजाबी और उसके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी धुन जो कि एक म्यूज़िक को डिफरेंट
तरीके से जो है पेश की जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो आपकी ज़बान है सराइकी, ये दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है लोग सुनना चाहते हैं या सुनी जाती है? जी बिल्कुल ऐसे है कि देखें, मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि जब ये काम सीखा जाता है ना तो एक सुनार है, देखिए ना आप, उसने कहा होता है कि नित नए डिज़ाइन। हाँ। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने म्यूज़िक सीखा है प्रॉपर, जिनको पता है कि इसकी थ्योरी क्या है, तो उनके लिए नित नया डिज़ाइन है। नए माहौल के मुताबिक आने वाले जो लोग जैसा भी मतलब सुनना चाहते हैं वो वैसा पेश कर सकते हैं। अब जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है तो लैपटॉप की, कंप्यूटर की वो मदद हासिल करना चाहते हैं, ट्यूनर लगाते हैं। जी हाँ, तो वो फिर मतलब वो वहाँ तक महदूद रहते हैं। तो जो जिन्होंने कुछ सीखा होता है तो वो जो भी आपको बना के मतलब पब्लिक को पेश करते हैं तो वो देर पा चलती है। अता लईसा खेलवी साहब का बहुत बड़ा नाम है जी, वो मेरे बहुत मोहसिन है। इस फोक के अंदर भी उनका बहुत बड़ा नाम है, क्लासिकल हो जाए, नीम क्लासिकल हो जाए, फोक सिंगिंग हो जाए। जी जी। तो अभी तो थोड़े बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको शिफा दे। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, हमारी पहचान है, हमारी रूट्स के अंदर वो बसे हुए हैं। तो उनसे क्या मुनासबत है आपकी? मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे साथ वो इतना प्यार रखते हैं कि उनकी मेहरबानी, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो मेरे से प्यार करते हैं। वो आज भी जो कमीज तेरी काली जो है वो सुना जाता है हर शादी के ऊपर, चाहे वो किसी इलाके की शादी हो, ये जो धुन है ये बजाई जाती है। बिल्कुल ऐसे है। हम चाहते हैं कि आप भी हमें कुछ सुनाएं। मैं वही सुना देता हूँ। निभावे बसे असा कर निरियत, निभावे बसे तू वलेत असा कर निरियत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। नी जुल्फा छले नी काले काले छले, नी जुल्फा छले नी काले काले छले, तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो रज दिया अखा, तेनू जिन्ना भी मैं तक्का नहीं हो रज दिया अखा, असा तेरे पीछे हो गया झले, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, भावे बसे तू वले असा कर निरिये, भावे बसे तू वले असा कर निरिये, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। वाह जी वाह, क्या आपने याद ताज़ा कर दी है, ट्रिब्यूट दिया आपने अता ईसा खेलवी साहब को। तो अच्छा साहब, मुझे बताएं कि आज के म्यूज़िक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का म्यूज़िक बन रहा है? मार्केट में बहुत सैचुरेशन आ चुकी हुई है, हर दूसरा सिंगर आता है मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। एक्चुअली बात वही है कि काम कोई भी करो, आप उसको सीख के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो काम सीखा हुआ होता है वो अच्छा होता है, जो बंदा सीख के नहीं करता वो काम फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, म्यूज़िक की भी अपनी ज़बान होती है। बिल्कुल। तो इस ज़बान को सीखा जाता है प्रॉपर्ली? बेशक। कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं लोग जो सिंगर बन जाते हैं और उनको उसकी अलिफ बे का नहीं पता होता, लेकिन आवाज़ की वजह से वो सिंगर बन जाते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ना जी, आवाज़ बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि फिर बाद में ऐसे खाम में बातें होती हैं,
बात फिर मैं वही करूँगा कि सीखना चाहिए। हाँ। अच्छी बात ये है कि सीखना चाहिए। आवाज़ बुलंद तो बहुत सी चीज़ों की होती है, ठीक है, तो ट्यूनर के साथ उनको भी सुर में किया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि जब कोई सिंगर या कोई कव्वाल जो है लाइव सुने तो उसका मज़ा वो नहीं आता जी, जो कि हम लोग नॉर्मली हम लोग उनकी कैसेट्स या एल्बम्स या हम लोग उनको सुनते हैं। जी। ये क्या वजह होती है, क्यों फ़र्क होता है? बस हालांकि ऑर्केस्ट्रा वही है, बजाने वाले वही हैं, गाने वाले वही हैं। आपने लाला जी को कभी लाइव सुना है? नहीं सुना। तो आपका मतलब हमारे इस तरह के जो सिंगर्स हैं ना, आप उनको कभी लाइव सुने ना तो आपको फीलिंग वही आएगी जो आपने ऑडियो में सुना है या उनके वीडियो में आपको उनको देखा है, सुना है, तो लाइव में भी आपको वही नज़र आएंगे। प्रॉपर सिंगर को जब आप सुनेंगे ना तो आपको फीलिंग वही आएगी इंशाल्लाह। अच्छा। जी हाँ, उसमें वो आपको ट्यूनर वगैरह ज़रूरत नहीं होती। क्यों? देखिए, जब वो ऑडियो का एक सिस्टम था, दौर था, तो उसमें ये अब तो सुर में किया जाता ना, उस वक्त ये नहीं होता था। उसमें कंटिन्यू आपको एक गाना, एक सॉन्ग मतलब पूरा आपने करना है, गाना है, उसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो वो फिर शुरू से प्ले करना पड़ता था, ठीक है। तो उस दौर में ये ट्यूनर वगैरह, ये कंप्यूटर जनरेटेड टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था। वो आपको जो आप रियल जो हैं वो उसने बता देना कि आप ये कुछ हैं। जी, अरशद राही हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम थोड़ी छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ जो हमारे मेहमान ख़ास हैं अरशद राही जो हैं वो मौजूद हैं। आपने उनकी बहुत ही कहते हैं सोलफुल आवाज़ में जो है ज़बरदस्त किस्म का गाने भी सुने हैं, और अभी उन्होंने अताउल्लाह ईसा खेलवी का जो एक बड़ा मशहूर जो कहते हैं ना कि कलाम है या गाना है वो भी सुना है, कमीज़ तेरी काली। तो व्यूअर्स अभी हम उन्हीं की तरफ रुख करूँगी, उनसे पूछूंगी। हम लोग बात कर रहे थे म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से। अरशद राही साहब, हर इंसान की इंस्पिरेशन होती है, हर इंसान किसी ना किसी को सराहता है, किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाता है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान के म्यूजिशियंस जो हैं उसने पूरी दुनिया में छाए में राज करते हैं। आपका रोल मॉडल कौन है? किसको सुनते हैं या किसको पसंद करते हैं? अगर जो हमारे कल्चर के हिसाब से देखा जाए, सराइकी में जब मैंने सुना था तो लाला जी को सुना था, और मंसूर मलंगी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको सराइकी के हवाले से उनको फॉलो किया करता था। तो बाकी क्लासिकल में उस्ताद गुलाम अली खान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, बेशक, और हमारे मैडम नूर जहां साहब हैं। तो इनको मतलब सुर के साथ तल्लुक़ था ना, तो फिर इन लोगों को मैं सुना करता। अच्छा, सराइकी बेल्ट में भी बहुत ज़्यादा रेस होती है। सराइकी बेल्ट में भी जब लोग स्पेशली बात करते हैं तो मलकू का नाम सामने आता है, ज़िशान रोकड़ी का नाम सामने आता है, और भी बहुत से लोग हैं जिनका नाम सामने आता है, खासतौर पर अगर शादियों की बात करूँ। जी। तो शादियों के हवाले से सराइकी म्यूज़िक क्यों ट्रेंड में आ रहा है? ये देखिए, मैं वही बात है कि बस वो जैसे कि बस भंगड़ा ही डालना होता है, शादी में इंजॉय करनी होती है। एक्चुअली ये होता है ना कि भी हमने एक फंक्शन अरेंज करवाया है मेहंदी का, मिसाल के तौर पे ना, तो उसमें क्या करना है हमने, तो हमारे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, तो हम म्यूज़िक के साथ हम अपना एक जैसे कि एक दूल्हे का सेहरा भी गाया जाता है उसमें। तो वो एक मतलब इस तरह का इवेंट्स जो मुनक्किद किया जाता है, तो झूमर ताड़ी जो हमारे उसमें होती है, तो यही कुछ होता है। बाकी जो सॉन्ग वगैरह होते हैं वो तो बंदा वैसे 24 घंटे अपनी पॉकेट में रखता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अरशद राही साहब, ये भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि गाना लिखता कोई और है, उसको गाता कोई और है, और वायरल कोई और हो जाता है। ये तो इसको मैं कहूँगा कि बेईमानी है, ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एंड में पता लगता है ये गाना इसका था, और बहुत से मशहूर सिंगर जो है वो फिर मंजरे आम पे आके बताते हैं ये हमारा गाना है। झूठ बोलते हैं ना आजकल। मैं आपको मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से ऐसे बहुत मशहूर सिंगर हैं। हम चाहते हैं आप नाम लेना, क्योंकि हम चाहते हैं आप नाम लें, बताएं लोगों को भाई ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं यही कहूँगा, उनको खुद शर्म आ जानी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ बात, तो उनको भी पता है ना कि मैंने अगर किसी की चीज़ चोरी की है, मुझे तो पता है ना कि मैंने आपकी चीज़ चोरी की है, तो मेरी भी बहुत सी चीज़ चोरी हुई है।
जो लोग अपने आप को अच्छा, कहते क्या हैं आपसे इजाजत लेते हैं और किसने चोरी की आपकी नहीं चीजें? नहीं, अभी कोई जब चोर कोई कहीं से चोरी करने जाता है उनसे कोई परमिशन लेता है कि मैं चोरी करने आया हूँ आपकी मैंने चीज़ चोरी करनी है। फिर भी किस म्यूजिशियन ने आपके गाने गाए और आपको पूछा भी नहीं? बहुत सारे हैं, छोड़े इन बातों को। मैंने एक सॉन्ग गाया था हाजी मंसूर मलंगी साहब का, और मैंने उनसे पूछा था, इजाज़त ली थी, क्योंकि वो मुझसे प्यार भी बहुत करते थे, मेरे पास आते थे, मेरे पास ठहरते थे। वो कौन सा गाना था? वो सजना लड़ाइयाँ नहीं हो चंगियाँ। हमें हमने सुनना है वो गाना। जी हाँ, वो मैंने वो रिकॉर्ड करवाया था। इसके अलावा मैंने अपने लाइफ में मैंने किसी का गाना चोरी नहीं की, किसी का गाना नहीं गाया, अपना गाया और मेरे लोगों ने गाए हैं। ठीक है, आप मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना दें। ओ जग जीवे जिगरी दात दिते हैन अख विच ख्वाब हजारा वदाही जरी दी टेक ते टुरदा तेडियां तांग दियां वेहड़ लुकारा साडी मुक गई है, साडी मुक गई है, साडी जिंदगी दा दिता गुलशन छोड़ बहारा बदला सावण दा लड़ाई तां सौखी हुंदी है वल सिख ले मनावण दा सजना लड़ाइयां नहीं हो चंगियां संगतां पराइयां नहीं हो चंगियां सजना लड़ाइयां नहीं हो चंगियां संगत पराया नहीं हो चंगी हो संगत पराया नहीं हो चंगी रोसे नवे सजाड़ी बना के मोढ़े नाली गैरा नूर ला के मोढ़े नाली गैरा नूर ला के चन वडियाइयां नहीं हो चंगियां। वाह जी वाह, बहुत खूब, बड़ा खूबसूरत आपने गाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप आए और आपने हमारी कहते ना कि इस महफिल में रौनक लगा दी। थैंक यू। और वाकई सराइकी ज़बान जो है पता लगता है कि बड़ी खूबसूरत, बड़ी शीरी, बड़ी मीठी ज़बान है और हम सबको ज़बानें सीखनी चाहिए। ये हमारे मुल्क की सब ज़बानें हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो व्यूज़, ये तो थे हमारे साथ अरशद राही साहब। आपने इनके म्यूज़िक सुना और सराइकी म्यूज़िक में बहुत महारत रखते हैं और आई एम श्योर आप इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और आपका फीडबैक के हम मुंतज़र रहेंगे और हमारे सोशल पेजेस पे जाके जो है कंटेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और मज़ीद जो है वीडियोस भी देख सकते हैं। वहाँ मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।